हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूं कि आज जो नया सिलेबस आया है उसके साथ थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि इस पे क्या सही होगा या क्या सही नहीं होगा। और लगातार हम लोगों के पास मैसेजेस आ रहे थे, तो उसका जवाब हमने सोचा व्यक्तिगत स्तर पे दे पाना संभव नहीं हो पाता क्योंकि इतने सारे बच्चे एक साथ कर रहे थे, तो हमने सोचा कि एक लाइव सेशन के माध्यम से आपको बता दिया जाए। तो मैं और सरस सर दोनों ने एक पूरा उसका जो आउटलाइन बनाई है कि पुराने सिलेबस से नया सिलेबस कितना अलग है या कितना अपडेट किया गया है। क्योंकि अभी भ्रम ये है कि पूरा ही सिलेबस बदल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ अपडेट होते हैं, कुछ पार्ट्स में हटाए गए हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि मैं और सरस सर उसको पार्ट वाइज हम लोग ऐसा आपको बताते चलें कि आपको क्या अपडेट करना है अपने नोट्स में और क्या नहीं पढ़ना है। हालांकि अभी जो 23 वाले बच्चे हैं वो तो खैर कोई उनको बोलने वाली बात ही नहीं, जो मेंस देने जा रहे हैं वो तो कंप्लीट पूरा ही पढ़ के जाएंगे। लेकिन 24 से आपको क्या बदलाव होने हैं या क्या नहीं होने वो मैं बता दूंगा। प्रीलिम्स में बहुत बड़े स्तर पे बदलाव नहीं हुआ है, मतलब कुछ अपडेट है हल्का सा 5 या 10% या 5% मान के चलिए। मेंस में हालांकि जो हमें लगता है 20 से 22% या 25% के बीच सिलेबस अपडेट हुआ है और कुछ पार्ट्स हटाए गए हैं। प्रीलिम्स में भी हुआ है, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत बड़े स्तर पे नहीं हुआ है। लेकिन इसलिए जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है तो उनको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक वो जनजातियों वाला टॉपिक है और एंशियंट हिस्ट्री वाला टॉपिक है और कुछ स्वास्थ्य वाला जो प्रोग्राम था जो पहले मेंस में था, वो मुझे लगता है 3 पॉइंट प्रीलिम्स में जोड़े गए हैं। बाकी सरस सर हमारे साथ हैं, तो हम लोग आगे पार्ट वाइज इस चीज़ को बताते चलेंगे। हालांकि जो बिल्कुल नए बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ हम पॉइंट इसमें बता देते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं, आप पढ़ सकते हैं उसमें। नोटिफिकेशन जो सिलेबस का है वो ऑलरेडी पीएससी की साइट पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। बाकी हम उसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं वो आपको बताते चलते हैं, है ना। तो ठीक है, अपन यहाँ से शुरू करते हैं बेसिक बेसिक, फिर सरासर आगे शुरू करेंगे। पहले मैं कुछ इसमें हल्के से आउटलाइन आपको बता देता हूँ। तो बाकी ये तो आपको पता ही है कि 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं और 200 मार्क्स 200 मार्क्स, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। माइनस मार्किंग नहीं है अभी भी। जो 24 का नोटिफिकेशन है, आगे का जो भी होगा वो अपडेट आपको करेंगे। और इसके अलावा आप मेन पॉइंट देखिएगा कि जो सीसेट का पेपर होता है उसमें जो बोध गम्यता वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो केवल हिंदी भाषा में पूछ जाते हैं। एक आउटलाइन हमने यहाँ पर ली थी, आप देख भी पा रहे होगे यहाँ पर अगर देखेंगे तो। ये वाला पॉइंट आप देखिएगा, ये पॉइंट है। आप चाहें तो प्रिंट आउट ले लीजिए जो आपका नया सिलेबस है, उससे फिर आपको समझने में आसानी होगी इसमें। क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी बारीक स्टडी की है जो हम आपको बताते जाएंगे इसमें, मतलब काफ़ी हम लोगों ने मेहनत की है कि ताकि आप लोगों की मेहनत बचा सके आगे की तैयारी के लिए। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता देते हैं कि बहुत पॉइंट नहीं है इसमें अगर आप गौर करोगे। हालांकि ये पुराने जैसा ही है पूरा, जो इनका जो नंबरों वाला पैटर्न है प्रीलिम्स का वो करीब करीब पुराने वाले जैसा ही है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप चाहो तो नोट कर लो। जो मेंस के लिए अभ्यर्थी लिए जाएंगे वो 20 गुने लिए जाएंगे। ये पता है था, कई लोग इसमें डाउट में रहते थे कि सब 15 गुने होते हैं, तो 20 गुना इसमें आप अगर देख लोगे। और जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए मिनिमम 40% है, मतलब हालांकि इतने कम नंबरों कोई मतलब तो है नहीं है, लेकिन तब भी मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। और जो बाकी रिजर्व कैटेगरी के हैं, चाहे वो ईडब्ल्यू एस हैं, ओबीसी, SC ST, तो वो उनके लिए 30% मार्क्स। हालांकि इतने कम मार्क्स आएंगे भी तो कोई मतलब का है नहीं, कट ऑफ कभी इतनी नीचे जाने वाली नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो MPPSC वन सेवा देने चाहते हैं तो उनके लिए आप देखोगे तो वो प्रीलिम्स उनके लिए कॉमन ही रहता है। मेंस का सिलेबस बहुत अलग रहता है दोनों का। तो एक ये भी पॉइंट था जो हमें हाईलाइट करना था। तो चलिए अब मुझे लगता है कि जो मेन मेन पॉइंट थे वो मैंने कर दिए हैं। अब सरस सर से मैं कहूंगा कि शुरुआत करें, क्योंकि इसमें काफ़ी बारीकियां हैं जो कुछ जुड़ी हैं। और बाकी मेंस का एक आप लोग जरूर अंत तक रुकिएगा वीडियो में, क्योंकि मेंस में एक बड़े स्तर पे इसमें कुछ हैं जो आपको सुनना चाहिए। और फिर जो डाउट आते हैं तो वीडियो में वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में जो यूट्यूब पे रहेंगे या फेसबुक पे जो भी देखेंगे तो उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम लोग उसमें आपको रिप्लाई करते जाएंगे। सरस सर, अब शुरू कीजिए सर। थैंक यू सर। ठीक।
डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कॉल ये है, इस बात को लेकर के है कि नया सिलेबस हमारे लिए अच्छा है, बुरा है। एक कॉमन जो अवधारणा है, एक सामान्य जो अवधारणा है लोगों की, मैं उसको ध्यान में रखते हुए फिर अपन आगे बढ़ते से बात करेंगे। नया सिलेबस ठीक है, अब देखिए आप तो आ ही गया है, अब उसमें कोई चेंजेस कर नहीं सकते हैं। पीएससी ने उस पर अधिसूचना जारी कर दी है कि आपको 2024 का एग्ज़ाम इसी इसी पर आधारित होकर के देखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो जो नए लोग हैं ध्यान रखिए कि उनको इसमें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं जो कि 2019 से लेकर के अभी तक जिनका रिजल्ट क्लियर हुआ है, जो लोग अभी भी अगले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को दे रहे हैं, आपने देखा कि कल प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आया और 81 कट ऑफ जा रहा है। इतना जो हायर कट ऑफ है उसकी एकमात्र वजह ये है कि पुराने लोग जो कि 6 से 7 साल से पहले से दिए जा रहे हैं एग्ज़ाम को, वो आज भी अपियर हो रहे हैं। ठीक है, इससे बचने का एकमात्र तरीका यही है कि सभी को एक लेवल पर लाया जाए। नया बच्चा जो है वो 74, 75, 76 ला करके भी खूब दम लगा रहा है, 78 ला रहा है, लेकिन उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उसके पीछे वजह यही है, सीनियर्स हैं, उनका अनुभव है, उनके पास में ज़्यादा समय मिला उनको, है ना? उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नए लोगों को नए सिलेबस से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि नया सिलेबस नए पुराने दोनों के लिए बराबर है। इस पर फोकस करिए। ये ये समीक्षा करना कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, इसके दायरे से बाहर निकलिए। हम अपने काम पर आते हैं, जिस काम के लिए हम लोग हैं, ठीक है? और बाकी तो खैर बातें होती रहेंगी, बहुत कुछ है। अ, दोस्तों, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें 10 यूनिट हैं, पिछले वाले सिलेबस की तरह ही। इसमें क्या चेंजेस हुए हैं? तो चेंजेस बहुत कुछ ड्रास्टिकली नहीं हुए हैं। प्रीलिम्स के सिलेबस में हम लोग अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं वो भी मैं आपको पहले बता दूं। मैं और विक्रम सर प्रीलिम्स की जो 10 यूनिट हैं उनमें से 5-5 यूनिट को डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 to 5 मैं डिस्कशन में आपको बता दूंगा। यूनिट 6 to 10 सर बताएंगे आपको। फिर मेंस का जो पार्ट है उसमें भी जीएस के जो शुरू के 2 पेपर आप देख रहे हैं वो मैं बता दूंगा। बाद वाले जो पेपर्स हैं वो सर बता देंगे। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कहाँ कहाँ पर शफल करके पीएससी ने क्या डाला है, क्या नया पार्ट है, इवन उसको आपको कहाँ से पढ़ना है और हम कैसे उस पर आपकी हेल्प कर पाएंगे, ये सब चीज़ें जो है हम उस पर भी काम करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, जो पहली यूनिट आप देख रहे हैं वो है भारतीय इतिहास, है ना? पहले ये यूनिट 2 हुआ करती थी, अब ये यूनिट 1 है। ठीक है, इस यूनिट में क्या चेंजेस हुए? क्या भारतीय इतिहास में कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं। भारतीय इतिहास में लिखा हुआ है, जो इसमें आप देखेंगे कुल मिलाकर के आपको 6 टॉपिक मिलेंगे, जिसमें से छोटा करते हैं। देखिए, जो भारतीय इतिहास का टॉपिक आप देख रहे हैं, इस पे टोटल इस यूनिट 1 में 6 टॉपिक हैं। यूनिट 1 की जो पहला टॉपिक है उसमें 3 विषयों से संबंधित है ना? मैं यूनिट 1 के पहले टॉपिक की बात कर रहा हूँ। इसमें मोटे मोटे तौर पर वैदिक धर्म, सेकंड नंबर पे जैन धर्म और थर्ड नंबर पे बौद्ध धर्म। ठीक है, इन 3 धर्मों के बारे में आपसे चर्चा की गई है। ठीक है, इस पर पीएससी ने लिखा है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, पुराण, है ना, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी पर उसने चर्चा की है, जो कि वैदिक संस्कृति या वैदिक धर्म के या वैदिक ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा लास्ट में उसने 2 शब्द लिखे हैं, बोधिसत्व और तीर्थंकर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टॉपिक नंबर 1 जो है वो 3 विषयों से संबंधित है, वैदिक धर्म, जैन और बौद्ध। टॉपिक नंबर 2 जो आप देख रहे हैं वहां पर लिखा हुआ है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और ये सब चीजें लिखी हैं उस पर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरा का पूरा प्राचीन भारत आपको पढ़ना है और पूरा का पूरा मिडाइवल इंडिया आपको पढ़ना है। ये आप पहले से पढ़ रहे थे, प्राचीन और मध्यकालीन भारत आप पढ़ ही रहे थे सिलेबस में, वही लिखा हुआ है नए सिरे से। यहाँ पर सिर्फ एक कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि प्राचीन भारत की शुरुआत पुराने सिलेबस में हड़प्पा से थी, क्या यहाँ पर ये प्रागैतिहासिक काल से पूछा जा सकता है, प्री हिस्टोरिक एज से? इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। हमारा सुझाव क्या है? हमारा सुझाव है कि आप कुछ भी चीज़ें ना छोड़ें और आप प्रागैतिहासिक से इसको पढ़ना शुरू करें। ठीक है,
प्रागैतिहासिक को पढ़िए, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण को पढ़िए, उसके बाद फिर हड़प्पा सभ्यता पे आइए, ठीक है। आपका कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं। अगला जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें जो टॉपिक में लिखा हुआ है वो है भारतीय कला और संस्कृति, ठीक है। पहले सिलेबस में ये नहीं था, अब ये सिलेबस में है। कला, संस्कृति, पर्व, साहित्य, उत्सव, है ना, इस तरीके के टॉपिक लिखे हुए हैं, इसको आपको पढ़ना है। जो दो टॉपिक हैं आगे के, ये 19वीं और 20वीं शताब्दी का भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला जो आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर के ये आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता आंदोलन, उसकी प्रमुख घटनाएं और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की जो घटनाएं आप देख रहे हैं वो इनसे पूछी गई। लास्ट का जो टॉपिक आप देख रहे हैं यूनिट 1 में, जो टॉपिक आप देखेंगे वो है आज़ादी के बाद के भारत की प्रमुख घटनाएं, जिसमें इंटीग्रेशन या यूनिफिकेशन, एकीकरण, और राज्यों का पुनर्गठन या भारत का पुनर्गठन या एकीकरण जो है वो उसमें किया गया है। ये यूनिट 1 है। अब आपको देखने में लग सकता है कि बहुत कुछ नया है, बट नया जैसा कुछ बहुत ना होकर के पुरानी ही चीज़ों को जो है बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, ठीक है। पहले जो चीज़ें अप्रत्यक्ष या अस्पष्ट तरीके से सिलेबस में लिखी हुई थी, इस बार डायरेक्टली उनको मेंशन कर दिया गया है। ये इस सिलेबस की खासियत है। टॉपिक नंबर 2 जो आप देख रहे हैं, यूनिट नंबर 2, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। यहाँ पर समझाने जैसा और बताने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पहले यूनिट नंबर 1 थी और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पहले से लिखी हुई थी लगभग वही हैं। इसका जो जनजातीय पृष्ठभूमि वाला क्षेत्र था उसको यूनिट 10 में कर दिया गया है, ठीक है। इसके लगभग सारे के सारे टॉपिक पुराने वाले टॉपिक के समान ही थे, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल निश्चिंत भाव से आप इसको देखिए। अगली जो यूनिट आप 3 देख रहे हैं, भारत का भूगोल, ठीक है। तो भारत के भूगोल में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ पर 2 चीज़ों का बदलाव हुआ है ना। इंडियन ज्योग्राफी तो सामान्य ही है, आप लोग बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं सामान्य अध्ययन में। भारत के भूगोल में सिर्फ 2 टॉपिक हैं। एक तो दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियाँ, है ना। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये बहुत यूनिक है और ये नया एड ऑन किया गया है, ठीक है। ये मेनली वैसे मेंस का टॉपिक है, लेकिन उन्होंने प्रीलिम्स में डाल दिया है, जिसमें बहुत सारी हरित क्रांतियाँ हम लोग पढ़ते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा आलू क्रांति, मसाला क्रांति, झींगा क्रांति, पिंक, रेड, ये सब। इसमें जो दूसरा यूनिक पॉइंट है वो है भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, ठीक है, प्रमुख चक्रवात। तो ज्योग्राफी में चक्रवात प्रति चक्रवात आते रहते हैं, टॉर्नेडो, हरिकेन, है ना, इस तरीके के तूफान, और जिनसे बहुत बड़ा जान माल का नुकसान होता है। ऐसे जो देश विदेश के जो तूफान और चक्रवात हैं उनके बारे में जानकारी है वो भी इसमें डाल दिया, ठीक है। यूनिट नंबर 4 है मध्य प्रदेश का भूगोल, और इस यूनिट में कोई तब्दीलियां नहीं हुई हैं। इसमें बताने जैसा टॉपिक कुछ भी नहीं है। जो टॉपिक पहले से लिखे हुए थे लगभग वही हैं, सिर्फ इसकी स्ट्रक्चरिंग की गई है, नए सिरे से इसको डाल दिया गया है वहाँ पर। यूनिट 5 बहुत यूनिक है, क्योंकि पहले इंडियन पॉलिटी और एमपी की पॉलिटी अलग अलग हुआ करती थी, अब ये एक साथ हो गई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि इस पूरे के पूरे टॉपिक में, इस पूरी यूनिट में जो आप देख रहे हैं, शुरू की जो 6 पॉइंट आपको दिखाई देंगे, उनमें इंडियन जो भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है यानी भारतीय संविधान जो है उसके टॉपिक को कवर किया गया है पूरी तरीके से। जो 6वीं यूनिट आप देख रहे हैं वो बहुत यूनिक है। कई लोग जो आपको ये समझा रहे होंगे कि आयोग हटा दिया गया है सिलेबस से, उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आयोग कहीं नहीं हटा है, ना तो प्रीलिम्स ना तो मेंस से। आयोग को यूनिट 5 के टॉपिक नंबर 6 में क्लियर लाइन लिखी है पीएससी ने, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, ठीक है। तो कोई भी आयोग कहीं नहीं गया हुआ है। पीएससी आपसे क्या पूछता है ये बात ध्यान रखिए, पढ़िए, सभी को पढ़िए, सभी आपके सिलेबस में अभी भी। तो ये 6 टॉपिक जो आप देख रहे हैं ये भारतीय संविधान से संबंधित है। अंतिम के जो 2 या 3 टॉपिक आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इसमें भी अंतिम का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो गुड गवर्नेंस आप देख रहे हैं ये टॉपिक उसमें ऐड कर दिया गया है। अब ये हो गए हमारे यूनिट 5। अब इसके बाद के जो यूनिट्स हैं मैं विक्रम सर को इनवाइट करता हूँ, वो इसको डिसाइड करेंगे और देन उसके बाद फिर हम लोग मेंस वाले चैप्टर में, ठीक है, जुड़ते हैं।
थैंक यू सर। काफ़ी अच्छा सर सर ने बताया। हालांकि हम लोगों का बताने का मुख्य उद्देश्य मेंस के सिलेबस को था, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ है जो बताने वाला है। बाकी प्रीलिम्स में बहुत बड़े चेंजेस नहीं थे। तो अब ऐसे ही आपका यूनिट 6 है। हाँ, ध्यान रखिएगा, यूनिट 6 जो है ना, इसका जो आप देख पा रहे होंगे, सर ने 5 तक का तो कर दिया है। यूनिट 6 का मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे कि जो अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है, अगर आप गौर से देख पा रहे होगे ना, तो इसमें जो एमपी वाला पार्ट है, ये देखिए, ये वाला पार्ट है यहाँ तक का। तो इसमें आप देखोगे तो काफ़ी डायनेमिक इसमें जो टॉपिक डाले गए हैं, जो कि विशेषकर मेंस के पार्ट्स में देखने को मिलते थे। तो थोड़ा आप इस पे हल्का सा ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में, और जो मेंस की बुकलेट्स आती हैं उसमें इसको दिया गया है, लेकिन इसको थोड़ा करंट से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें फैक्ट का जो रहता है ना, अभी प्रीलिम्स में फैक्ट का ज़्यादा रहता है। तो आप लोग इसको देख सकते, देखिए देखिए आप देख पा रहे होंगे कि खासतौर से सतत सतत विकास वाला जो पॉइंट है, मतलब बड़ा उपेक्षित टाइप का रहा है प्रीलिम्स से। लेकिन अदर पीएससीज को आप देखोगे, यूपी वगैरह का भी मैंने देखा था पेपर, यूपी पीसीएस का, तो वहाँ ये सतत विकास, और अगर आप यूपीएससी के भी देखोगे सिविल सर्विसेज में, तो ये बड़ा डिमांड वाला टॉपिक रहता है। लेकिन अपने पीएससी में उतना अभी तक इसका रहा नहीं, लेकिन अब इन लोगों ने क्लियर कट इसको थोड़ा हाईलाइटेड करके इस पॉइंट को रखा है। इसके अलावा एमएसएमई वाला पॉइंट भी है, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारी उद्योग से रिलेटेड नीतियां सरकार की बदली हैं, अपडेट हुई हैं, और बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है। तो इस पे भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा यूनिट वाइज का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, तो हर यूनिट पे आपको ध्यान देना है। तो इसमें जो 6 तो 7th यूनिट है ना, इसमें काफ़ी कुछ इन लोगों ने अपडेट किया है, जो मतलब आप पहले से भी पढ़ते रहे हो, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिस पे थोड़ा सा विशेष फोकस कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपका बौद्धिक संपदा अधिकार हो गए आपके। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जिसको आप देख सकते हैं। बाकी तो फिर जो नॉर्मल है आपका, जो इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट है, इसमें खास तौर से आप देखोगे तो ये वाला पार्ट जरूर देखिएगा, जो संगठन है G20। चूंकि G20 तो इंडिया के बहुत विभिन्न शहरों में अलग अलग तरीके से आयोजित हुआ है, तो इस पर बहुत अच्छी नज़र रखिएगा। इसके अलावा सार को एशियान को करा है। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है ध्यान देने लायक, कि इन्होंने जिस चीज़ को मेंशन किया वहाँ कहीं आदि शब्द का यूज नहीं लिखा। मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने आदि लिख के केवल कई सारे संगठन जोड़ दिए हों। तो ये आप स्पेसिफिक रखिएगा कि ये 3 आपको अगर दिए हैं तो इन 3 पे ही फोकस करना है। इसके अलावा बेसिक है, वो तो आपकी जो रिजर्व बैंक, ये तो आपका बेसिक बेसिक हो जाएगा जो। तो ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 6 तो 7th यूनिट में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, है ना? अब आगे अपन बढ़ते हैं। ये आ गया आपका यूनिट 7। तो यूनिट 7 को आप देखोगे, हालांकि बहुत सारा पुराना एज इट इज है। इसमें कुछ नए टॉपिक जो मुझे लगते हैं, जो नए आए हैं 3, ये वाले आप 3 पॉइंट देखिएगा, ये वाले। हालांकि फिर आपने देखा होगा सतत विकास, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये बहुत प्रीलिम्स में उपेक्षित रहा है, लेकिन दुनिया भर में इसकी बड़ी चर्चा है, और यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पेपर्स में ये लगातार हर साल इस पे प्रश्न आते हैं। हालांकि मैंने भी जो पेपर प्रिपेयर किए हैं, अगर आप देखोगे प्रीलिम्स की हम लोग की टेस्ट सीरीज के, तो लगातार ये सतत विकास में मैंने लगातार क्वेश्चंस पहले भी दिए थे। इसके अलावा स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम पुराने सिलेबस में था, लेकिन नए में ये संक्रामक रोग, और हालांकि उसमें भी रोग था, लेकिन इन्होंने बहुत हाईलाइट करके लिखा, उस चीज को ध्यान रखिएगा। पहले के सिलेबस में रोग थे, लेकिन इस वाले पॉइंट में इन्होंने बहुत सारा हाईलाइट करके लिखा है। सिकल सेल एनीमिया एमपी की एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आदिवासी क्षेत्रों में आप देखोगे तो इस पे काफी प्रॉब्लम रही है, तो इस पे भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अनुवांशिक रोग। तो कुल मिला के रोग का टॉपिक था, लेकिन 2 संक्रामक और अनुवांशिक रोग। इसके अलावा सतत विकास हो गया है। एस ये जो आपके ये लक्ष्य होते हैं एसडीजी के, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। बाकी एज इट इज है पुराने सिलेबस से, तो मैं बार बार दोहराना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर समय ज़्यादा नहीं देना चाहते प्रीलिम्स में, क्योंकि मेंस का टॉपिक है, तो हम लोग वहाँ आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो वो आपके भी बहुत काम की चीज़ रहेगी, है ना। बाकी फिर करंट अफेयर्स में एक बहुत ज़्यादा है कि आप कुल मिला के ये करंट अफेयर्स की यूनिट हो गई है। मतलब मान के चलिए कि जो खेल स्पेसिफिक जुड़ता था ना, हालांकि खेल इसमें जुड़ा है, क्योंकि करंट अफेयर्स का तो खेल आएगा,
लेकिन जो पहले स्पेसिफिक एक स्पोर्ट्स का पार्ट जुड़ता था, तो वो इन्होंने हटा दिया है। जो खेल वाला पार्ट था ना, आप देखोगे खेल वाला पार्ट इन्होंने हटा दिया है इस पे। करंट अफेयर्स के अंतर्गत खेल रहेगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप खेल हटाए तो आप खेल टोटल छोड़ दो, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स रहेगा। और अभी भी ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के पुराने इतने वर्षों में आप देखोगे स्पोर्ट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, तो करंट अफेयर्स में थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, है ना। इसके बाद सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, तो इसमें एक ही चीज नहीं जुड़ी थी, वो थी कंप्यूटर। पुराने वाले सिलेबस में आप देखोगे तो इसको इन्होंने हाईलाइट नहीं किया था, हालांकि कंप्यूटर के बहुत क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब इन लोगों ने यहाँ कर दिया है, अच्छी चीज है। और इसमें एक चीज इन्होंने एलिमेंट भी कर दी है, शायद आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे कि ई कॉमर्स जो था, ई कॉमर्स का पार्ट यहाँ पर उन्होंने हटाया है। ई कॉमर्स का जो पार्ट था ना, तो ये हटा दिया उन्होंने। अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 2 साल का आप पेपर देखोगे तो बैक टू बैक ई कॉमर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, तो अब हो सकता है कि कंप्यूटर वाले पार्ट पे कुछ क्वेश्चन ज्यादा आए, तो ये पार्ट में अपडेट हुआ है ना, कि कंप्यूटर का इन्होंने जोड़ दिया है। हालांकि इनडायरेक्ट फॉर्म में कंप्यूटर आता ही था, और यहाँ पे ई कॉमर्स इन्होंने यहाँ से सिलेबस से हटाया है, ठीक है। इसके बाद सबसे मेन हाईलाइट है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि जनजातियों वाला पार्ट बहुत ज्यादा आप देखोगे तो हाईलाइट इन लोगों ने किया है इस चीज को। अब देखेंगे, देखिए आप, जनजातियों का पार्ट, हालांकि जिन्होंने मेंस की तैयारी की है तो आप देखोगे कि जनजातियों पे तो वैसे भी मध्य प्रदेश में कोई भी पेपर होता है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अब थोड़ा आपको स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। और मैं इसमें पॉइंट आपको बता देता हूँ कि ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। त्योहार, उत्सव और भाषा, इससे रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। योजनाएं आती ही हैं, आप देख ही रहे हो, लगातार हर साल एक क्वेश्चन रहता ही रहता है योजनाओं से। और उसके अलावा जनजातियों का विस्तार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था शायद पिछली बार की, क्षेत्र उनने पूछ लिया था कि फलाना किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब पूर्वी पश्चिमी, इस टाइप से पूछ लेते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा संस्कृति और लोक साहित्य, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा आपको डिटेल में हल्का सा पढ़ना पड़ेगा। हालांकि जो हम लोग अभी बुकलेट्स आ रही है मार्केट में उसमें अवेलेबल है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको आप मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो मेंस में भी काम आएगा। और अभी चूंकि 3-4 महीने अपने पास समय बहुत है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। तो यूनिट 10 में करेंगे। बाकी मैं देखता हूँ सरस सर, हम लोग लगे हुए हैं इस पे, हो सकता है कि वो जल्दी सरस सर इस पे कोई बुकलेट भी ले आते हैं, तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा आपके लिए, क्योंकि यूनिट 10 काफी हाईलाइटेड। चलिए अपन अब समय ज्यादा नहीं लेते हैं, और सीधे अपन लोग सी सेट का पार्ट एज इट इज है, जैसा पुराना सिलेबस था उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस अब इसमें मेंस का पार्ट शुरू हो रहा है। तो सरस सर से मैं बोलूंगा कि मेंस की ओपनिंग करें, शुरू के 2 सब्जेक्ट वो करेंगे डिस्कस, उसके बाद के फिर मैं आऊंगा डिस्कस करने। सर नहीं, ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। चलिए, चलिए, अब हम मेंस पेपर 1 जो है उस पर क्या चेंजेस हुए हैं, और पेपर 2 जो है उस पर क्या चेंजेस है, उसको जल्दी से देखते हैं, है ना। अच्छा, अंक किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो भी अपन देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। पुराना जो आप पार्ट देख रहे हैं उसमें 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्न थे। पेपर 1, 2, 3 जो आप देख रहे हैं उसमें 3 नंबर के 15 प्रश्न हुआ करते थे, 5 नंबर के 10 प्रश्न हुआ करते थे, और 11 नंबर के 5 प्रश्न हुआ करते थे। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही 150-150 नंबर के होते थे। नया वाला जो सिलेबस आप देख रहे हैं इसमें पेपर 1, 2, 3 जो आप देख रहे हैं उसमें 3 नंबर के प्रश्नों की जगह पर 2 नंबर के प्रश्न आ चुके हैं। हालांकि उनकी संख्या 15 ही है, 30 नंबर के वो आएंगे। 5 नंबर का जो प्रश्न आप देख रहे हैं उसकी जगह पर 7 नंबर के प्रश्न आ गए हैं, और प्रश्नों की संख्या 10 ही है, 70 नंबर के वो हैं। प्रश्न नंबर 11 जो आप देख रहे हैं, 11 नंबर के जो प्रश्न थे उनके जगह पर 10 नंबर के प्रश्न आ चुके हैं, और ऐसे प्रश्नों की संख्या भी 5 ही है। ठीक है, तो पहले 45, 55 और 50 चलता था, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो 30, 70 और 50, तो 150 नंबर के ही पेपर चल रहे हैं वहाँ पर। पेपर 4 जो है उसमें थोड़ा सा ये चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होंगे? अच्छा, शब्द सीमा जो है वो भी आपको थोड़ा सा बता दी जाए।
शब्द सीमा देखिए, जो 2 नंबर के प्रश्न हैं उनके लिए 20 शब्द है, जो 7 नंबर के प्रश्न हैं उनके लिए 60 वर्ड है, जो 10 नंबर के प्रश्न हैं उनके लिए 200 शब्दों की सीमा है। ठीक है, शब्द सीमा में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले 30, 50 और 200 थे, अब जो है वो 20, 60 और 200 हो गए हैं, तो लगभग वही स्थिति है। पेपर नंबर 4 जो आप देख रहे हैं, एथिक्स वाला जो पेपर आप देख रहे हैं, वहां पर अति लघुत्तरीय, यानी इसमें पहले 2 नंबर वाले ही प्रश्न आया करते थे, पिछले वाले में भी, इसमें भी 2 नंबर वाले ही हैं। अब इन प्रश्नों की संख्या जो आप देख रहे हैं वो हो गई है 16। ठीक है ना? और 16 प्रश्नों के हिसाब से 32 नंबर हो गए। सबसे छोटे वाले जो प्रश्न हैं उनके लिए निर्धारित शब्द सीमा जो आप देख रहे हैं वो 20 ही है। लघुत्तरीय जो प्रश्न है यानी उससे बड़े जो आया करते थे उनकी जो शब्द सीमा आप देख रहे हैं वो है 60 वर्ड्स में, और ऐसे प्रश्न जो आप देख रहे हैं वो टोटल होंगे 8, और प्रश्नों की संख्या होगी, ये जो प्रश्न है ये कितने, 7 नंबर के होंगे। 4 नंबर के आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। आपने देखा होगा कि जैसे किसी विचारक पर, किसी भ्रष्टाचार के विषय पर या लोक प्रशासन पर, कुछ ऐसे विषयों पर बड़े क्वेश्चन होते थे, तो 4 ऐसे प्रश्न होंगे। 11 नंबर का एक प्रश्न होगा और 44 नंबर टोटल। 11 नंबर का प्रश्न है, इसका मतलब है कि मार्किंग जो है वो 200 वर्ड्स की होगी, है ना, वर्ड लिमिट ये रहेगी। केस स्टडी 1 पूछी जाएगी जैसा कि निर्धारित किया गया है, और ये 18 नंबर की रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है 150 मार्क्स का होगा, और लगभग ऐसा ही, है ना, 2 पार्ट में जो आप देख रहे हैं पार्ट, तो ये जो पेपर 4 है ना, एथिक्स वाला, उसमें भी आपको पार्ट ए और पार्ट बी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके प्रश्नों की संख्या देखते हैं। पेपर 4 जो आप देख रहे हैं एथिक्स वाला, मैं फिर से एक बार क्लियर करूं अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। पहले ये 200 मार्क्स का हुआ करता था, अब ये 2 पार्ट में हो गया है, जैसा कि हमारे शुरू के पेपर हुआ करते थे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये 4 के चारों पेपर जो हैं पार्ट ए और बी में हो गए हैं। प्रत्येक पेपर जो है होलिस्टिक, टोटल अगर देखा जाए तो 300-300 नंबर के हैं, है ना। 4 जीएस के जो पेपर आप देख रहे हैं वो टोटल मिलाकर कितने नंबर के हो जाएंगे, 1200 नंबर के। ठीक है ना, 300 इंटू 4, और हर एक पार्ट 150 नंबर का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास जो पहला खंड आप देख रहे हैं, इस पे हम उसकी बात करें। यूनिट 1, हमारे पेपर 1 पार्ट ए का जो यूनिट 1 है, इसमें कोई खास तब्दीलियां नहीं हुई हैं, कोई खास तब्दीलियां नहीं है। ठीक है ना, ये लगभग पहले जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। यूनिट 2 जो आप देख रहे हैं इसमें जबरदस्त बदलाव है। यूनिट 2 जो आप देख रहे हैं ये एमपी की एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े हुए राजवंशों का क्रम है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यूनिट 2 एमपी का प्राचीन इतिहास। ठीक है, हमने लाइव क्लासेस में, आप लोगों ने वीएस आरएम बैच जो ज्वाइन किया हुआ है उसमें ये सारा कंटेंट हमने पढ़ाया है। हम आपको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी बुकलेट भी जारी करके दे दें 2024 के सिलेबस को लेकर के। ठीक है, तो ये कुछ राजवंश यहाँ पर लिखे हुए हैं जो मध्य प्रदेश के रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो ये फेमस राजवंश रहे हैं इनके बारे में वो जानकारी चाहता है, यूनिट 2 में उसने दिया हुआ है। यूनिट 3 जो आप देख रहे हैं ये कोई नई यूनिट नहीं है, ये पुराने सिलेबस को ही एज इट इज़ रख दिया गया है। इसमें मॉडर्न इंडिया यानी भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत के साथ साथ आधुनिक मध्य प्रदेश का भी इतिहास है इसमें। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन ये भी उसी का हिस्सा हो गया यूनिट 3 में ही, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुराने सिलेबस में भी था, नए सिलेबस में भी है। यूनिट 4 जो आप देख रहे हैं ये स्कैटर्ड तरीके से यानी बिखरे हुए फॉर्म में यूनिट 4 और 5 दोनों में था। आज़ादी के बाद के भारत की जो घटनाएं थीं उनको पहले यूनिट 5 में और कुछ जगहों पर यूनिट 3 में रखा गया था, उसको कंपाइल करके यूनिट 4 में कर दिया गया है। आज़ादी के बाद जब भारत गणतंत्र के रूप में स्वतंत्र होता है तो वहाँ पर किस किस तरीके की नई घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं का क्रम, जिसमें भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं। ठीक है ना, जिसमें भूमि सुधार और चुनाव, आम चुनाव जो आप देख रहे हैं, नक्सलवाद और एकीकरण भारत का, ये सारी चीज़ें हैं। इसका जो दूसरा टॉपिक आप देख रहे हैं यूनिट 4 का, ये मध्य प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है, जिसको विशेष संदर्भ में देखा जाना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ, है ना। आपके सिलेबस में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि जो धरोहर स्थल हैं उनके संदर्भ में मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में इसको देखा जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक में लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल और पर्यटन
है ना। टूरिज्म को लेकर के तो खैर बात हो ही रही है आगे के लिए। जो अगला सेगमेंट आप देख रहे हैं, यूनिट 5 जो आप देख रहे हैं, ये भी कोई नया सेगमेंट नहीं है, लेकिन यूनिट 5 क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूनिट 5 में मध्यकालीन मध्य प्रदेश की जो रियासतें थीं उनको, और आधुनिक भारत में जो आपको प्रमुख जनजातीय नायकों का संघर्ष देखने को मिलेगा, जैसे राजा शंकर शाह का है, भीमा नायक का है, खाज्या नायक का है, टांट्या भील का है, इन लोगों के बारे में जानकारी आपसे पूछी गई है और इन पर डिटेल प्रश्न पहले से ही आ रहे थे, ये कोई नया पार्ट नहीं है, ठीक है। तो चीज़ों को पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। हम एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि आपके नए सिलेबस में कहीं पर भी एटसेट्रा वर्ड आदि नहीं लिखा हुआ है, और नहीं लिखे होने से आप बहुत बड़े झमेले से, बहुत बड़ी समस्या से, बहुत बड़े उलझन से बच गए कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि सिलेबस में लिखा है, टू द पॉइंट, है ना, बी स्पेसिफिक। ये पार्ट बी है पेपर 1 का, जो ज्योग्राफी का पार्ट हम देखते हैं, है ना। और इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लिया जाए, ये क्या कहना चाह रहा है। भारत, जो यूनिट 1 आप देख रहे हैं, ये भारत का भौतिक स्वरूप और जलवायु, फिजिकल जो फीचर्स हैं भारत के, है ना, भौतिक विभाजन और जो जलवायु है, क्लाइमेट, उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक नंबर 1 थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो ज्योग्राफी से कम है, वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ज़्यादा दिखाना चाहता है। सिलेबस में लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, यानी लोग समय को कैसे निर्धारित करते थे, मौसम परिवर्तन को, ग्रहों नक्षत्रों की स्थितियों को, है ना, ज्योग्राफिकल जो टाइम स्केल है, भौगोलिक जो कालखंड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्री पैलियोजोइक, आर्कियन, ये सब, तो भारत में किस तरीके से चल रहा था प्राचीन भारत में, उस पर बात की गई है। सिर्फ इस टॉपिक के अलावा बाकी के पूरे टॉपिक जो हैं ये परंपरागत भूगोल के विषयों से संबंधित हैं। आपको किसी भी बेसिक बुक में ये पूरे पूरे टॉपिक मिल जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत भाव से आराम से पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट 2 जो आप देख रहे हैं, ये है भारत में कृषि और जल संसाधन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृषि के साथ में जल संसाधन डाला गया है। जल संसाधन पुराने सिलेबस में अलग से एक टॉपिक था, है ना, वाटर मैनेजमेंट आप लोग जानते हैं। इस बार जल संसाधन वाले टॉपिक को यूनिट 2 में मर्ज कर दिया गया है कृषि के साथ। और कृषि में भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना, या भी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश शासन के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इसको दुर्गावती जी के नाम से जो है वो श्री अन्न योजना के नाम से प्रोत्साहन के रूप में 10 किलो अनाज बांटने की जो योजना शुरू की है, उसके हिसाब से शुरू किया गया है। तो ये जो पहला टॉपिक आप देख रहे हैं, इसका संबंध उनसे है, ठीक है। तो यूनिट 2 जो आप देख रहे हैं वो 2 चीज़ों से जुड़ी हुई है। एक तो कृषि, कृषि का मतलब हुआ फसल, है ना, मोटे अनाजों पर ज़्यादा जोर है, मिलेट्स पे। दूसरा पॉइंट क्या है, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। और जो तीसरा बिंदु है जो हेडिंग में लिखा हुआ है, जल संसाधन, जल संरक्षण, जल संभरण की विधियाँ, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, एक्वापोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोकल्चर क्या होता है, इन सब विषयों पे आपसे बात की जाएगी। नदी जोड़ो परियोजना और राष्ट्रीय जल नीति भी इसका एक अहम हिस्सा है, ठीक है। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 का नाम है, जो टाइटल है आपको देखने को मिलेगा, वो है भारत प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग। केवल प्राकृतिक संसाधन उद्योग, ये तो पुराने ही परंपरागत विषय हैं, परंपरागत टॉपिक है, इसमें नया कुछ नहीं है। लास्ट का जो पॉइंट आप इसमें देख रहे हैं वो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ये भी नया कुछ नहीं जुड़ा है, लेकिन ये हाईलाइटेड है क्योंकि परंपरागत उद्योगों की श्रेणी में इसको शामिल नहीं किया जाता। मेगा फूड पार्क और जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आप देख रहे हैं, अब तो मिलेट्स के लिए भी हैं, और अन्य जो फसलें होती हैं, बागवानी फसलें, उनके लिए हम इसको रन करते हैं, ठीक है। यूनिट 4 की बात करें, आपदाएं और तकनीक। आपदा प्रबंधन पहले भी टॉपिक में था ज्योग्राफी में, और जीआईएस और जीपीएस जैसे 2 तकनीकी जो क्षेत्र हैं वो भी हमारे सिलेबस में पुराने वाले में डाले गए थे। दोनों ही विषयों को क्लब करके, समूहगत करके यूनिट 4 में रखा गया है। आपदा को भी एक साथ रखा गया है और तकनीक को भी, यानी इसमें जीआईएस और जीपीएस के सारे एस्पेक्ट्स जो पुराने सिलेबस में थे उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। प्रत्यक्ष तौर पर इस बार शामिल किया गया है, अप्रत्यक्ष तौर पर जो विषय जुड़े हुए थे उनको भी इस पर रखा गया है, ठीक है। तो ये लगभग सारे ही विषयों को हमने इसमें देख लिया है। हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 जो आप देख रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल लिखा हुआ है, ये बहुत यूनिक टॉपिक है। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि पुराने सिलेबस से अगर हम इसकी तुलना करें तो पुराने सिलेबस में आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा हुआ था मध्य प्रदेश का भूगोल नर्मदा घाटी और मालवा के पठार के विशेष संदर्भ में। इस बार इसमें क्या संशोधन किया गया, इसमें मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल श्रेणी, बघेलखंड, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा प्रदेश, ये सब कुछ
यानी लगभग पूरा मध्य प्रदेश का जो भूगोल था उसको सम्मिलित कर लिया गया है। इसको बिल्कुल भी बाहर नहीं किया गया है। पिछले वाले में तो थोड़ा सा ऐसी गुंजाइश बन रही थी। बाकी के जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं ये सभी परंपरागत टॉपिक हैं, जो पिछले टॉपिक में भी थे और इस बार वाले टॉपिक में भी हैं, है ना। तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आपका पेपर 1। आगे बढ़ रहे हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 जो आप देख रहे हैं, जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पेपर कहलाता है, पार्ट ए, उसमें क्या संशोधन हुए हैं उनको देखते हैं। यूनिट 1 कोई चेंजेस नहीं हुआ है, एज इट इज इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। यूनिट 2 इसको भी एज इट इज एक्सेप्ट किया गया है, कोई परिवर्तन नहीं है। यूनिट 3 इसमें परिवर्तन है लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। पिछले सिलेबस में यूनिट 4 में जो राजनीतिक विचारक दिए गए थे उन्हीं को यूनिट 3 में सम्मिलित कर लिया गया है भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में। और भारतीय राजनीतिक विचारक में जो है इस बार किसको एंट्री दी गई है, देवी अहिल्याबाई, है ना, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये दो शख्सियत बड़े प्रभावशाली दिखाई दे रहे हैं और जो मौजूदा सरकार है उसके तरफ से इसको प्रमोट किया गया है, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग का एक कंसेप्ट आप इसको कह सकते हैं, तो इन्हें रखा गया है। इस पूरे के पूरे सिलेबस में जो पेपर 2 आप देख रहे हैं, पार्ट ए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, जो संवैधानिक व्यवस्था और शासन के बारे में बात कर रहा है, इसमें 2 ही यूनिट ऐसी हैं जिनमें आपको नए टॉपिक्स दिखाई देंगे और वो है यूनिट 4। बहुत यूनिक पॉइंट है क्योंकि इसमें राज्य का पुनर्गठन, इसमें यूनिट 4 में ध्यान रखिए, इसमें मध्य प्रदेश शासन के सभी अंग पूछे गए हैं। यूनिट 4 मध्य प्रदेश शासन के सभी अंगों पर चर्चा करता है। राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ, मुख्यमंत्री कौन है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, भूतपूर्व कौन था, वर्तमान कौन है, गवर्नर कौन है ना, शासन व्यवस्था किस तरीके से संचालित होती है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। इसके अलावा आयोग भी पूछे गए हैं जो प्रीलिम्स के यूनिट 10 में थे पहले और अभी यूनिट 5 के टॉपिक नंबर 6 पर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये यूनिट 4 है। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट यूनिट है पार्ट ए की, संवैधानिक व्यवस्था वाले टॉपिक की। और आप देखिए ये जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, इस पूरे के पूरे टॉपिक में आपको मध्य प्रदेश का सचिवालय यानी वल्लभ भवन, मध्य प्रदेश के जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, पूरे मध्य प्रदेश में जो सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के सीएस, उनके बारे में बात की गई है। सेक्रेटरी कौन होते हैं, जो सीनियर आईएएस होते हैं, उनके बारे में, उनका क्या कार्य होता है ना, फंक्शंस, इस तरीके की डिटेलिंग, आयुक्त कौन होते हैं, कमिश्नर्स वगैरह कौन होते हैं, उन सभी पर बात की गई है। ये पूरी जो यूनिट 5 आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था, है ना, इस पर चर्चा करता है। मैं एक लाइन में दोनों में डिफरेंस बता दूं कि यूनिट 4 में क्या कहा गया है और यूनिट 5 में क्या कहा गया है। फिर से पर रिपीट कर रहा हूं इसको। यूनिट 4 कहता है कि मध्य प्रदेश में कानून कौन बनाएगा, विधायिका से जुड़े हुए लोगों या संस्थाओं या व्यक्तियों पर वो चर्चा करता है। यूनिट 5 क्या कहती है, यूनिट 5 कहती है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, यानी जो प्रशासनिक नीतियां बना ली गई हैं उनको लागू करने, यानी कार्यपालिका में कौन कौन होंगे उसकी चर्चा करता है। तो ये पूरी जो नौकरशाही आप देख रहे हैं, चाहे वो 73वें संविधान संशोधन के तहत हो और चाहे 74वें संविधान संशोधन के तहत, इसकी चर्चा आपको यूनिट 5 में देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे देखें इसका पार्ट बी। पार्ट बी जो आप देख रहे हैं बड़ा यूनिक है क्योंकि पहले इसको बहुत कम सिलेबस के साथ में रखा गया था, इस बार इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ाया गया है। ये सोशियोलॉजी की यूनिट है। यूनिट नंबर 1 जो समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं आप देख रहे हैं, ये कंसेप्ट दिया गया है। ये कंसेप्ट पुराने वाले सिलेबस में काफ़ी कुछ था बट उससे भी थोड़ा सा ये मुख्तलिफ है, थोड़ा सा अलग है, हट करके है। क्या चीज़ें इसमें नई ऐड हुई, इस पर टॉपिक नंबर 2 जो आप देख रहे हैं उसमें लिखा है समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड और मूल्य। ये टॉपिक पिछले वाले में नहीं थे। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे कि जो सामाजिक संस्थाओं के लिए अलग से एक यूनिट दी गई है, परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, ऋण, यज्ञ और संस्कार। ये टॉपिक जो है पिछले वाले सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिए गए थे, सामाजिक संस्था के नाम से इस बार इन्होंने क्लियरली उसको डाल दिया है, ठीक है। बाकी तो मोस्ट ऑफ टॉपिक जो आप देख रहे हैं ये पुराने हैं, ठीक है ना, ये पिछले सिलेबस से मिलते जुलते हैं। यूनिट 2 जो आप देख रहे हैं उसमें भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियों पर चर्चा की गई है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा एक कदम एडवांस का है। पहले बेसिक्स पूछ लिया, फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि वर्तमान जो भारतीय समाज है उसमें डाइवर्सिटी, विविधता जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा आपको क्या समझ में आता है कि क्या उसमें कोई चुनौतियां हैं? तो चुनौतियां अलग अलग सेगमेंट को लेकर के हैं, महिलाओं को लेकर के हैं, बुजुर्गों को लेकर के हैं, वंचित वर्ग को लेकर के हैं, बच्चों को लेकर के हैं। किस किस तरीके की दिक्कतें हैं, उन पर डिटेल्ड सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। भारत के लोग और भारत की विविधता, ठीक है। अपराधों पर चर्चा की गई है, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की बात की गई है, और इसमें पूछा गया है वर्तमान विमर्श। विमर्श मतलब बहस। तो एक टॉपिक दिया हुआ है वर्तमान बहस, जिसमें लिखा हुआ है भारत में परंपरा और आधुनिकता। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना ये है कि इसे मौजूदा सरकार के परिप्रेक्ष्य में और जो हमारी राष्ट्रीय एक नीति चल रही है, जो एक पूरे देश में एक राष्ट्रवादी माहौल बना हुआ है, इस सिलेबस को उसके कंटेक्स्ट में देखना चाहिए, ठीक है। और ये एक तरीके से पूरे सिलेबस को अगर हम देखेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि वेदों की ओर लौटो, जो दयानंद सरस्वती का एक कंसेप्ट था, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पीएससी ने हमें गो बैक टू वेदास वाले कंसेप्ट में ला करके वैदिक संस्कृति वाले फेज में लाने की कोशिश की है, ठीक है। राष्ट्र निर्माण की समस्याएं क्या हैं? धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण। मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। ये टॉपिक्स उसी क्रम में दिए हुए हैं। यूनिट 3 जो आप देख रहे हैं उसमें भारतीय समाज का 2 खंडों में बंटवारा किया गया है। ग्रामीण समाज कैसे बिहेव करता है और शहरीकृत समाज या नगरीय समाज जो है वो किस तरीके से काम करता है, दोनों की अप्रोच में क्या अंतर होता है, इन सभी को लेकर के बात की गई है। पहली बार इतना विस्तृत सोशोलॉजी यूपीएससी के सिलेबस से एमपीपीएससी में लाई गई है, अदरवाइज इससे पहले कभी नहीं पूछी गई। ये सिलेबस इसलिए बनाया गया होगा, मेरा अनुमान ये है कि हमारी भारतीय समाज को समझने की जो एक हमारी जो मनोवृत्ति है, हम उस पर सुधार करें, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होकर के या स्टीरियोटाइप्ड होकर के हम उसके बारे में निर्णय ना लें, इसलिए ऐसे सिलेबस को रखा गया है, जिसमें अर्बन प्लानिंग भी जोड़ी गई है, ठीक है ना। ये बहुत यूनिक टॉपिक है। नगर नियोजन की अवधारणाएं भी देखने को मिलेंगी हमको इस पर। नई समस्याएं क्या है नगरीकरण से, आधुनिकीकरण से, उनको भी देखने को मिलेगा। यूनिट 4 जो आप देख रहे हैं उसमें औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास और जनसंख्या से संबंधित जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। हम इसको विकास के दायरे में और चुनौतियों के दायरे में दोनों की लेवल पर रख करके देख पाएंगे। ये टॉपिक इस मामले में बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा सिलेबस है। इस मामले में तो कम से कम इसको देखना चाहिए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको बहुत जल्दी इन सभी विषयों पर लगभग ऐसा कंटेंट दें जिससे आपका लगभग सभी की सभी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। लास्ट जो यूनिट आप देख रहे हैं सोशियोलॉजी वाले में, उसमें है यूनिट 5 मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं। ये जो पुराना टॉपिक था, पुरानी यूनिट 3 और 4 दोनों को मिक्स करके इसको बनाया गया है, जिसमें मानव संसाधन विकास के अतिरिक्त शिक्षा भी जुड़ी हुई थी। इसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकार की कुछ योजनाओं का भी जोड़ा गया था। यहाँ पर मूल रूप से भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको रखा गया है। हालांकि क्लियरली ये नहीं कहा गया है कि केंद्र सरकार की योजनाएं ही बताइए या राज्य सरकार की, बट उन्होंने यहाँ पे लिखा है विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापित समूह। ये पहले भी लिखे हुए थे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर की योजनाएं, ये टॉपिक इसमें मेन है। जो अगला पॉइंट है वो है एनजीओ की भूमिका। एनजीओ पॉलिटी वाले पेपर में भी पूछे जा चुके हैं आपसे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जनजातीय समुदायों के बारे में बात की गई है और भारत मध्य प्रदेश का फोक कल्चर, लोक संस्कृति जो है उस पर भी चर्चा की गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पेपर 1 और 2 जिस पर हमने चर्चा की है। आपके कोई सवाल हो तो आप हमको दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो, ठीक है। तैयारी कैसे करेंगे, क्या कुछ होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में आप हमसे बात कर पाएंगे। अगला जो डिस्कशन है उसके लिए मैं विक्रम सर को इनवाइट कर रहा हूँ। वो अगले जो पेपर्स हैं उस पर अपना डिटेल डिस्कशन प्रस्तुत करेंगे। हम आपसे जुड़े रहेंगे और आगे आपके सवालों को लेते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सरस सर, आपने बहुत अच्छा बता दिया है, काफ़ी बारीकी से बता दिया है। और अब पेपर 3 का डिस्कशन करते हैं। काफ़ी बड़े स्तर पे इसमें मतलब आप उतार चढ़ाव मिलेगा इस वाले आपको पेपर में।
तो हालांकि मैंने बहुत अच्छा उसको नोट करके रखा है, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। और फ्यूचर में हालांकि अब बुक्स के लिए लगातार लोग इस पे बोलेंगे, तो अभी मैं बता दूं कि बहुत सारा कंटेंट आप चाहो तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक्स या एनसीईआरटीज़ को फॉलो कर सकते हो जो अपडेट हो रहे हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है 1 या 2 महीने में काफ़ी पब्लिकेशंस इस पे बुक्स दे देंगे, और हमारी भी कोशिश है कि जो हम लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे जो स्टूडेंट्स को, तो उसके भी अगर पीडीएफ कंटेंट अवेलेबल होते हैं तो हम पक्का कराने की कोशिश करेंगे। चलिए पेपर 3 पे जल्दी डिस्कशन अपन शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चूंकि नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों ने काफ़ी बार आयोग में जाके इसके लिए मतलब आवेदन भी दिया था कि सर इस पे कुछ ऐसा किया जाए कि नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों को भी इसका फ़ायदा मिले, उसी को ध्यान में रखते हुए इस पे काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। और जो एक इकोनॉमी वाला पार्ट था, अर्थशास्त्र वाला, वो बहुत कम था अगर देखा जाए, तो उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से बढ़ा के दिया है। और हालांकि थोड़ा मेहनत बढ़ाने वाला पार्ट रहेगा। तो हाँ, एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ इसमें कि इसमें जैसे कि पहले 30-30 नंबर की यूनिट्स होती थी, मतलब 10 यूनिट्स, अब वो इसमें नहीं है। इसमें मान के चलिए अभी जो नया सिलेबस आया उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। हालांकि आयोग ने 10 यूनिट दी है तो 30 नंबर के हिसाब से आप 300 मान सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखोगे तो ये मतलब बिल्कुल स्पष्ट मेंशन नहीं है कि पर यूनिट 30 नंबर की है। तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा कि आपकी थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहेगी। हो सकता है कई पार्ट ज़्यादा आए या कम आए, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं करेगा कुछ आयोग। कुछ टाइम बाद हो सकता है एक मॉडल कॉपी आ जाएगी, तो उससे अपन को चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए अपन जल्दी शुरू करें, क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले पेपर 3 का अर्थशास्त्र वाला पार्ट है, आप देख रहे होगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर आप देखोगे तो एक कुछ पार्ट्स नए जुड़े हुए हैं, अगर आप देख पा रहे होगे। तो इसमें पहले ये किस चीज़ का विस्तार है, तो जो इकोनॉमी का पार्ट था पहले पेपर 2 पार्ट बी में इसका टॉपिक देखने को मिलता था, लेकिन अब उसको यहाँ लाकर पेपर 3 में आके क्या क्या अपडेट किए गए। तो पहला पॉइंट देख रहे होगे, यहाँ एक जो विशेषताओं वाला पॉइंट जोड़ा गया है, ये काफ़ी अलग है। पहले यहाँ पर प्रवृत्ति और चुनौतियाँ हुआ करती थी। अगर आप पुराना 2020 वाला सिलेबस देखोगे तो वहाँ प्रवृत्ति और चुनौतियाँ थी। हालांकि प्रवृत्ति और चुनौतियाँ आपको आगे देखने को, तो ये हटाया नहीं गया है, ये आगे आगे की यूनिट में आपको कवर किया गया है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्यूचर जो गवर्नमेंट का विज़न है, इकोनॉमी का मतलब ही होता है कि गवर्नमेंट का विज़न क्या है फ्यूचर में, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जोड़ी गई हैं, है ना। तो 1-2 यूनिट ऐसी हैं कि जो आपको थोड़ा डिटेल में करनी पड़ेंगी, थोड़ा न्यू भी है क्योंकि विशेषताओं को इसमें जोड़ा गया है। और विकसित भारत 2047, है ना। इसके अलावा ये पुराने ही हैं, जिनके पास पुराना सिलेबस हो वो देख सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा। तो ये तो पुराना ही टॉपिक है, ये 2 वाले, तो ये तो चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके अगर आप देखोगे तो यहाँ तक ये न्यू करा गया है, मतलब इस पे काफ़ी डेप्थ बढ़ा दी गई है। थोड़ा सा आपको अब अर्थशास्त्र वाले पार्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और कुछ पार्ट और आपको कर देता हूं इसमें अपडेट। ध्यान रखिएगा, पहले ये पार्ट पेपर 2 और पार्ट बी में हुआ करता था, लेकिन अब उसको स्पेसिफिक पेपर 3 में एक बहुत बड़े नंबरों के साथ जगह दी गई है ना। इसके बाद एक कराधान वाला पार्ट है यूनिट 2। तो ध्यान रखिएगा कि ये 2 जो यूनिटें हैं अगर आप देखोगे तो ये पुरानी यूनिट्स का विस्तार है। अगर आप देखोगे पुराना जो पुराना सिलेबस है आप देखिएगा, तो उसमें इन्हीं दोनों यूनिट को, यूनिट 1 और यूनिट 2 को विस्तार कर दिया गया है। जो पहले उसमें इकोनॉमी वाली 1 यूनिट हुआ करती थी, उसको 2 यूनिट में विस्तार कर दिया गया है। और इसके अलावा आप देखोगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में आप देखोगे तो जे वाला पार्ट गरीबी, ये वाला पार्ट आप देखोगे तो जो यहाँ पे चुनौतियों वाला पार्ट था, चुनौतियों वाला पार्ट था, जो चुनौतियों वाला पार्ट था वो यहाँ से यहाँ कर दिया गया है। तो एक्चुअली में वो यहाँ पर है, बस उसमें थोड़ा अरेंजमेंट बदला है। तो ध्यान रखिएगा, ये बढ़ाई गई है, 1 यूनिट को 2 पार्ट में तोड़कर सिलेबस को ज़्यादा कर दिया गया। इसमें मतलब थोड़ा डिटेल में आपसे पूछा जाएगा, है ना। इसके बाद मध्य प्रदेश का सेम, जैसे मैंने बोला था कि जो पार्ट बी में पेपर 2 पार्ट बी में 2 यूनिट थी। पहली यूनिट में इंडिया की इकोनॉमी के बारे में था, तो उसको जो पहली यूनिट और दूसरी यूनिट में एक्सपांड कर दिया गया। इसी तरीके से जो एमपी की इकोनॉमी वाला पार्ट था उसको भी यूनिट 3 और यूनिट 4 में एक्सपेंड कर दिया गया।
तो वो करीब करीब आपको वही मिलेगा जो पुराना था, इसमें बहुत अपडेट नहीं हुआ, लेकिन बस थोड़ा डेप्थ बढ़ाई गई है ना। तो आप ये देख पा रहे होगे यूनिट 3 और यूनिट 4 वाला जो पार्ट है। अब ध्यान रखिएगा, जो मैंने एमएसएमई प्रीलिम्स में बताया था ना, यहाँ पे भी स्पेसिफिक किया गया है। अगर आप देखोगे तो ये स्पेसिफिक किया गया है। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि एमपी इकोनॉमी जो पहले 1 यूनिट में होती थी, उसको 2 यूनिट में करके 60 मार्क्स का कर दिया गया है। ऐसा मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि 60 मार्क्स का है, लेकिन इनको एक्सपांड किया गया है, इनका मतलब विस्तार किया गया है। ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक विकास, ये वाली यूनिट है पूरी। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हल्का सा इसमें विस्तार फिर आपको मिलेगा। और विशेषकर आप देखोगे तो ये वाले टॉपिक आपको कुछ विशेष फोकस करके चलने पड़ेंगे, आप अगर देख देख रहे होगे। तो अब आप देखिए कि जो इकोनॉमी वाला पार्ट है उसमें एमपी को बहुत फोकस्ड किया गया है, क्योंकि पहले जहां केवल 1 यूनिट हुआ करती थी, अब 2 यूनिट में इसको एक्सपांड किया गया है। ठीक है। इसके बाद इकाई 5 आती है। तो ध्यान रखिएगा, ये सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता वाला है ना। अब ध्यान रखिएगा, इसमें पुरानी यूनिट कौन थी? जो ए वाली यूनिट है, ये पहले साइंस में हुआ करती थी, जो पेपर 3 यूनिट 5, पेपर 3 यूनिट 5 में ये अवेलेबल थी। ये वाली आप देख पा रहे होगे ना। तो ये पहले पेपर 3 यूनिट 5 में वाली यूनिट थी। इसके अलावा जो आया है ये नया है। तो जैसे प्रतिचयन लिखा है, प्रतिचयन का मतलब होता है सैंपलिंग करना। अब बोलोगे कि अब इसका क्या यूज होता है? तो आपने देखा होगा कि जब मान लीजिए कोई महामारी फैलती, मान लो कोरोना ही हुआ था, तो वहां पर डेटाबेस को जो बनाया गया था, या कि तो वहां पर इन विधियों का यूज किया जाता है। मतलब सरकारी सिस्टम में इसका आपके लिए रोल रहेगा। जैसे आप असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस या इससे रिलेटेड ट्रेजरार में आते हैं, तो इन सब विधियों का आपको फ्यूचर में काफी यूज रहेगा। तो ये बहुत टफ नहीं है, बहुत बेसिक है, आप सीखोगे तो हो जाएगा। मतलब ये वो वाली मैथ नहीं है जो एप्टीट्यूड आप पढ़ते हो ना। ये बेसिकली देखा जाए तो जो डेटा का विश्लेषण होता है ना, उसके लिए रखी गई है ना। इस समंक आकलन, मतलब समंक संकलन का मतलब हो गया डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन। वही जैसे मान लीजिए कहीं पर कुष्ठ फैला हुआ है या कोई महामारी, तो वहां पर क्या है, ये कुल मिला के सरकारी सिस्टम से जुड़ी हुई ही चीजें हैं। तो ठीक है, आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है। बहुत टफ दिख रहा है, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोर मैथ नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा मैथ का पार्ट कहाँ है। हाँ। अब आप देखिए पार्ट बी, पेपर 3 पार्ट बी को देखिएगा। तो आप ये देखेंगे पहला वाला जो साधारण साधारण अनुप्रयोग है आपका, है ना, इसको आप देख रहे होंगे। तो ये साधारण साधारण अनुप्रयोग, तो आपने देखा होगा इसमें मूलभूत सिद्धांत करके प्रीलिम्स में यूनिट होती थी। तो याद रखने का, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, वो जो डिटेल में आ रही थी, वो उसको हटा के केवल एप्लीकेशन फॉर्म में इसको रख दिया गया है। मतलब इसको आप एप्लीकेशन फॉर्म में बेसिक बेसिक करोगे, इतना डिटेल में नहीं, क्योंकि बहुत बच्चों की नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों की शिकायत रहती थी कि बहुत डिटेल में पूछ रहे थे। 11-12 तक की फिजिक्स केमिस्ट्री पूछ ली गई थी। तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी बायोलॉजी का पार्ट काफ़ी बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। आप देखोगे तो बायोलॉजी का जो पुराना सिलेबस है, वो पूरा पूरा करीब करीब दिख रहा है। तो मानिए फिजिक्स केमिस्ट्री को केवल साधारण अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशंस होती है ना, जैसे आप कोई भी गति का नियम पढ़ते हो तो उसकी एप्लीकेशन होती है, तो उससे रिलेटेड बेसिक बेसिक कोई क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। इसके अलावा जो पुराना है, जो तो ओल्ड ही है, ये 3 ओल्ड है। ओल्ड सिलेबस मतलब जो 2020 वाला सिलेबस था, ये वैसा ही है। अब उसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी वाला है, ये पहले यूनिट 7 का पार्ट था, यूनिट 7 का पार्ट था जैव प्रौद्योगिकी। ए वाला न्यू है। ए वाला न्यू है। ध्यान रखिएगा, इथनोबायोलॉजी
और प्राचीन भारत के जो अपने साइंटिस्ट थे जिनको अपन मानते हैं, और वो चाकि काफ़ी ज़्यादा उन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, तो उनको एक विशेष करके यहाँ पे फोकस किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये अगेन यूनिट 7 का पार्ट था, जो पुराना सिलेबस 2020 का, वहाँ यूनिट 7 का ये पार्ट था, है ना। तो आप देख पा रहे होगे फिजिक्स केमिस्ट्री को डिटेल में खत्म करके केवल बेसिक बेसिक करा दिया गया है। बेसिक अनुप्रयोग एप्लीकेशंस होती हैं जो ओल्ड में आपका देखोगे, बायोलॉजी करीब करीब पूरा ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ही है। बाकी यूनिट 7 में जो थे जैव प्रौद्योगिकी और ट्रिप्स और ट्रेम्स वाला, ये एज इट इज रखा गया है। इथनोबायोलॉजी और ये आपके जो प्राचीन भारत के जो अपने थे वैज्ञानिक, उनको यहाँ पर जगह मिली है, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस पे आ जाते हैं, यूनिट 2 पे। कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे, तो ये ओल्ड है, ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। ये पूरा ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। ध्यान रखिए यहाँ ई कॉमर्स मिसिंग है, जो कि काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, अपन देख रहे थे प्रीलिम्स वगैरह में तो बहुत ज़्यादा आए थे, वो यहाँ भी मिसिंग दिख रहा है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा नोटिस कीजिएगा, ठीक है। और बाकी फिर एआई वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन, जो मुझे याद आ रहा है 19 में जो शायद रिमेंस हुआ था, आई थिंक उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड था। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा न्यू है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पढ़ते हो तो उस पर इसको रिलेट करके कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ता ही है, लेकिन इस फेस पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, याद रखिए। और ए वाला पार्ट वही यूनिट 7, जो पहले पेपर 3 की यूनिट 7 था, जो आपका एआई वाला पार्ट वहाँ था, जो यहाँ पर कर दिया गया। मैंने बोला ना पेपर 3 में बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट हुए हैं, मतलब ऐसा मेजर बदलाव भी हुए हैं, क्योंकि इकोनॉमी वाले पार्ट में काफ़ी उन्होंने डिटेल में दिया है सिलेबस। तो ये वाला आपका पार्ट जो नया है वो ये है, बाकी ये पुराने से ही आपको देखने को मिल रहा है। और बाकी मैंने बोला था ना मैथ्स कहाँ आएगी, मैथ्स से है, आप देख पा रहे होगे, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि ए वाला पार्ट न्यू जुड़ा है, न्यू है। थोड़ा सा आप इसको डिटेल में हल्का सा मैथ्स बेसिक बेसिक पढ़ लीजिएगा, बहुत डिटेल मैथ्स नहीं आती है पीएससी में। और बाकी ए वाला पार्ट तो ओल्ड ही है, ओल्ड सिलेबस से ही है आपका, जो 2020 वाला सिलेबस था, ठीक है। तो आपकी 2 यूनिट हो गई हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, इस थोड़ा सा इसमें रुक के थोड़ा धीमा इसलिए चल रहा है क्योंकि बहुत सारे बदलाव हैं पेपर 3 में, आगे जो नहीं होंगे उसमें अपन तेजी से बढ़ते जाएंगे, है ना। तो इस पे आप देख रहे होंगे कि जो पुराने यूनिट का है, तो ये पहले यूनिट 6 था, यूनिट 6। तो यूनिट 6 का बहुत मेजर पार्ट मिलेगा। अब मेजर पार्ट क्या है पुराना वाला, तो आप देखोगे इसमें ए वाला जो पार्ट है, ए वाला पार्ट पूरा नया है, पॉलिसी 2030 वाला, है ना। आयुष था, लेकिन आयुष के अंतर्गत जो आयुर्वेद का पार्ट है, आयुर्वेद और आपका योग, ये मान के चलना बहुत डिटेल में कर दिया है इन्होंने, है ना, डिटेल में है। तो अब आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आयुष के अंदर पहले 5 पद्धतियां थी तो आप नॉर्मल पढ़ लेते थे, लेकिन इन 2 चीज़ों को उन्होंने डिटेल में कर दिया। हालांकि पुरानी यूनिट से यूनिट 6 का पार्ट था, अगर आप देखोगे तो यूनिट 6 का ही पार्ट थे वाला, है ना। इसके अलावा 16 संस्कार, जो 16 संस्कार होते थे, मतलब अगर देखोगे आप हिंदू धर्म में बचपन से लेके आपकी मृत्यु तक संस्कार होते हैं, तो उनके बारे में इनका आपका वैज्ञानिक महत्व भी पूछा है। तो इनका सामान्य ज्ञान, यहाँ आदि का मतलब ये हो गया कि इनने 3 के नाम दे दिए हैं, तो 16 आपको ओवरऑल पढ़ना है, तो 13 और इसमें पढ़ना है। तो उन सब के बारे में पढ़ना भी है, थोड़ा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि उसमें बोला गया कि उनका वैज्ञानिक महत्व भी क्या है। एक छोटा सा टॉपिक है, आप कर सकते हैं, हर जगह अवेलेबल होगा ये, है ना। इसके अलावा आप आगे अब देखिए,
इकाई 4, ठीक है। अब इकाई 4 का मैं आपको बताऊं, जो इकाई 4 है, ये पेपर 3 यूनिट 6 का ही विस्तार है। उसमें एक था योजनाओं वाला पार्ट, तो आप मानिए कि ये पूरा है, जो योजनाओं का ही विस्तार है, आप देखोगे। इसके अलावा ये भी पूरा योजना का पार्ट है अगर आप देखोगे। और इसमें जो बीमारियों वाला पार्ट था, तो इसमें रोग भी पूरा कवर हो गए हैं, सभी टाइप के, है ना। और टीकाकरण कार्यक्रम भी हो गए। तो ये पुराने में था, लेकिन बहुत एक शॉर्ट में था। यहाँ पे पूरा इन्होंने डिटेल बताया है उस चीज का, है ना। और उसके अलावा हाँ, कुछ नया है इसमें जो, हाँ, सबसे अच्छी चीज सिलेबस में अगर आप नोटिस करोगे कि हर योजना को उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है। पहले केवल योजना लिख के छोड़ दिया गया था, लेकिन अब आपके साथ प्लस पॉइंट क्या है कि अब योजनाएं क्या है, फिक्स हैं। मतलब आपको पता है कि आपको पढ़ना क्या है। पहले क्या था कि उन्होंने योजनाएं लिख दी, कल्याणकारी योजनाएं, आप भी अंधाधुंध पढ़ रहे हो। तो अब आपके सामने एक फिक्स सिलेबस है, एक अच्छी चीज है, क्योंकि योजनाएं बहुत सारी है गवर्नमेंट की, है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, तो ये वाला आपका न्यू रहेगा। हालांकि पहले स्वास्थ्य सेवाओं में इन चीजों का आपको पढ़ना पड़ता था, लेकिन मैंने बोला ना, आप स्पेस पे कर दिया, जैसे योजनाएं भी फिक्स कर दी। और स्वास्थ्य देखभाल, ये देखभाल के अंतर्गत आता है, जिसमें आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे पूरा मेडिकल का, जिसमें पीएससीज होते हैं, फिर उसके ऊपर भी जिला अस्पताल होते हैं, तो ऐसा करके एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसको अब इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है, सीएससी होते हैं, पीएससी होते हैं, तो अब इनको स्पेसिफिक कर दिया है ना। ठीक है, आप देख लोगे, बाकी आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा सिलेबस का, तो आपको एक क्लियर होता जाएगा। अब यूनिट 5 पे आते हैं अपन। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि पेपर 3 में बहुत ज्यादा उलट पलट हुई है, बहुत सारा रीअरेंजमेंट हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय ज्यादा लग रहा है। तो आप देख रहे हो यूनिट 5। अब यूनिट 5 में एक विशेष आप देखोगे शब्द, ए वाला, इसको बोलते हैं जनपदो ध्वंसा, है ना। तो ए एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये किस चीज का पार्ट है, ये आयुर्वेद का पार्ट है, ठीक है। और चरक संहिता में इसका जिक्र है पहली बार, ठीक है। तो ये आयुर्वेद से रिलेटेड है, चरक संहिता में इसके बारे में विस्तृत बताया गया है। अब मैं ज्यादा इसमें अभी बताऊंगा बाद में, अगर कोई फ्री रहा तो। ये बहुत अच्छा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, आप कर लीजिएगा, एक नया टॉपिक है। और इकाई जो 5 है ना। तो ये यूनिट 8 जो पहले, यूनिट 8 पेपर 3 की जो यूनिट 8 थी, उसको इन्होंने एक्सपांड किया है ना। एक्सपांड का मतलब हो गया कुछ नए टॉपिक जोड़ दिए गए हैं, और बाकी पुराने वाले को एक्सपेंड किया गया। अगर पेपर 3 की आप यूनिट 8 देखोगे, है ना, इसमें जो पर्यावरण से संबंधित है, ये वाला पार्ट तो न्यू है ना। ये वाला जो पार्ट है ये न्यू है, मतलब नया इसने ऐड किया है। लेकिन यहां से जो शुरू होता है, आपका मान के चलो, ये वाले पार्ट है, ये उसको एक्सपेंशन दिया इन्होंने, जो पुराना वाला सिलेबस था उसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है ना। अब इसमें भी कुछ नया है, ध्यान रखिएगा, ये नए टॉपिक है, इस पे नए टॉपिक जोड़े गए हैं। हालांकि देखो, इनडायरेक्ट फॉर्म में तो बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी हैं जो मेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने बोला ना, ये स्पेसिफिक है। अब जो पूरा है ना, ये पूरा स्पेसिफिक कर दिया गया है। तो जो पहले बोला था मैंने, यूनिट 8 को इन्होंने एक्सपांड किया है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए, पेपर 3 का डिस्कशन हो गया है, अब पेपर 4 पे आते हैं तेजी से। और बहुत सारा इसमें अपडेट जो था पेपर 3 में, वो मैंने डिटेल में आपको कवरेज कर दिया है। ध्यान रखिएगा इसमें क्या नया है। पहले तो सठ दर्शन को स्पेस पे कर दिया गया है, न्यू। भर्तृहरि रविदास
ठीक है, ये आपके 3 नए समाज सुधारक या दार्शनिक ऐड हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आप 3 और देख लीजिए, आपके भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, 1, 2 एंड 3। इन तीनों को आपने वहां राजनीतिक विचारक भी जो पेपर 2 में डिस्कशन किया था, वहां भी ये थे, तो ये यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ कैसे रिपीट हो रहे हैं? समाज सुधारक या विचारक के फॉर्म में। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 आपके जो थिंकर्स हैं, ये दोनों जगह हैं आपके, अगर देखोगे आप, है ना। इसके अलावा ये तो पूरा नया टॉपिक ही है, तो अब इस पे तो आपको पूरा नए सिरे से, अब ये सबसे बड़ी चीज है कि जो अपना राष्ट्रवाद है या उससे रिलेटेड टॉपिक है, जिसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो आप देखोगे जो राष्ट्र रिलेटेड चुनौतियां हैं, राष्ट्रवाद से रिलेटेड मुद्दे हैं, वो सब इसमें कवर किए गए हैं। तो आप ये देख पा रहे होगे, राष्ट्र से रिलेटेड हो गया, शुभ सद्गुण अहिंसा, ये आप देख पाओगे। गुप्तचर एजेंसियों के बारे में बताया गया है, तो आपको थोड़ा इसमें पढ़ना पड़ेगा। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, तो ये सशस्त्र सैन्य बल, अंग और प्रकार, आप देख पा रहे होगे ना इसको। ये देखिए, ये पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भगवत गीता, ये इन्होंने ऐड किया है। तो ये मान के चलिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि प्रशासन में इसका महत्व है, क्योंकि बहुत सारे इसके मूल्य हैं जो अपनाए जाते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपका न्यू है, ये पूरा यूनिट ही न्यू है। लेकिन मैंने बोला ना कि राष्ट्र संबंधी बहुत सारे मुद्दे थे जो छूट रहे थे, तो वो इसमें जोड़ दिए गए, ठीक है। इसके अलावा ये पुरानी यूनिट है, आप देख पा रहे होगे, ये तो पुरानी यूनिट है। नया क्या जुड़ा है? नया जुड़ा है ये वाला, ये न्यू है, ये नया है ना। बाकी ये तो ओल्ड है, पढ़ ही लिया है आपने। पुराना सिलेबस जो एथिक्स का था 2020 वाला, उसमें ये था। 24 वाले में जो नया है, वो आपको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ना। अब एक कहाँ मिलेगा ये टॉपिक, जो ये वाला टॉपिक है, ये एनसीईआरटी में मिल सकता है अगर आप पढ़ना चाहो। एनसीईआरटी में जो आपका मनोविज्ञान वाला पार्ट है, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो अगर पढ़ना हो। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कंटेंट जल्दी से अवेलेबल कराएं आपको। इसके अलावा पुराना जो पेपर, जो पुराना पेपर था एथिक्स का, पेपर 4, उसमें अगर आप देखोगे तो ये यूनिट 3 थी, पहली यूनिट 3 थी, और ये यूनिट 4 थी। तो इनको इन्होंने एक यूनिट में रख दिया है, पहले 2 अलग यूनिट थी, अब एक यूनिट में है ना। वो केस स्टडी वाला तो फिर ओल्ड ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, वही जैसा आता था वैसे ही आएगा। तो चलिए, एथिक्स का पार्ट पूरा हो गया, हिंदी में कुछ परिवर्तन है देख लीजिए, तो पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। नहीं, अब हाँ सॉरी, आप, हाँ, देखिए, आपको बता दूं कि पहले जो पहले पेपर 4 होता था, वो होता था 200 मार्क्स का। अब पेपर वो 4 है, वो पार्ट ए और पार्ट बी में हो गया। तो पार्ट ए का अपन ने डिस्कशन कर लिया था, वो 150 नंबर का है, और ए पार्ट बी भी 150 नंबर का है, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होगे कि ये पूरा नया टॉपिक है, जो पार्ट बी है ना, ये पूरा नया है, पूरा न्यू है, मतलब इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये कहाँ मिलेगा? ये भी आपका एनसीईआरटी प्लस कुछ एमबीए के टॉपिक हैं, जो एमबीए होता है ना, उससे रिलेटेड है। नाम ही है उद्यमिता प्रबंधन
व्यक्तिगत विकास और इससे रिलेटेड फिर केस स्टडी। तो ये पूरा नया है, तो इस पे अब कुछ ओल्ड जैसा है नहीं है, तो ये आपको पूरा नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने बता दिया है, सोर्सेज भी है, चाहे तो आप खुद कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग अवेलेबल करा देंगे कंटेंट कुछ दिनों में। अब आ जाइए, ये भी देख लीजिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, ये वो सब लिखा हुआ है, आप देख रहे होगे, सब नया है, सब नया है। ठीक है, अब आता है पेपर 5। अब देखिए, गौर करिए, पुरानी हिंदी से थोड़ा सा अपडेट किया गया है, कुछ पॉइंट है जो अपडेट हुए हैं, वो मैं बताता जा रहा हूं, आप इस पे ध्यान दे लीजिए। हालांकि बहुत बारीक से अंतर आए हैं। जैसे एक वाला पार्ट है न्यू, ये वाला न्यू है बोलियों वाला, और ये 12 अंक का आ गया है। ठीक है, इसके अलावा रस और छंद आ गया है न्यू। पहले इसकी जगह हुआ करते थे अलंकार, याद हो गया आपको, अलंकार अब नहीं है। ठीक है, प्रशासनिक शब्दावली जो थी पहले इसके अंतर्गत आती थी, अब ये आ गया है स्पेसिफिक पार्ट बन के, ये वाला जो हो गया ये स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, और जो ये मुहावरे वाला पार्ट है, ए भी स्पेसिफिक हो गया। पहले ए भी जो हुआ करता था ये इसी के अंतर्गत होता था, तो अब इसको यहाँ पर कर दिया गया है। तो अब याद रखिएगा, अगर ये स्पेसिफिक हो गया ना तो इसके मार्क्स डिसाइड हो गए हैं, ये मार्क्स डिसाइड हो गए हैं इसके, कि भाई ये 10 नंबर का आएगा, तो ये 10 नंबर का, ये पहले इसी में शामिल हुआ करते थे, अब यहाँ पर आ गए हैं, तो ये स्पेसिफिक हो गया, अलंकार हटा दिया गया है। ठीक है, और नया क्या क्या आया है, ए आया है, ए आया है, ए आया है, ए आया है, आप देख पा रहे होगे, विराम शक्तियाँ आया है, तो आप देख पा रहे होगे ये सब न्यू है। बाकी जिनों पे मैंने मार्क नहीं किया ये पुराने सिलेबस में थे, नए सिलेबस में ये आपके जुड़ गए हैं, तो आप इसको थोड़ा नोट कर लेंगे। ठीक है, बाकी हिंदी में यही था, बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है, बस ये था जो नया था वन। और जो जो अपडेट हुआ है, मान लीजिए जो पहले यहाँ पर था, तो मान लीजिए पहले 20 नंबर में पूरा पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब स्पेसिफिक हो गया है 10-20 नंबर का, मतलब इनका वेटेज बढ़ा दिया गया है, जबकि अलंकार वाला पार्ट यहाँ से हट गया है। और एक चीज और हटा दी गई है, अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे, जो पुराने सिलेबस में थी वो इसमें नहीं दिख रही है, वो है संक्षेपण। तो संक्षेपण भी सिलेबस में नहीं है, केवल पल्लवन वश है, याद रखिए, तो इसको भी हटाया गया है, ये आप देख लेंगे। ठीक है, बाकी निबंध के टॉपिक हैं, तो आप देखिएगा, पुराने सिलेबस में क्या था कि पुराने सिलेबस में इन दोनों को एक ही यूनिट में देकर फ्री रखा गया था, कि आप चाहो तो दोनों प्रारूप लेखन पूछ लो या दोनों प्रतिवेदन पूछ लीजिए, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है। अब इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है कि 15 नंबर का प्रारूप लेखन उसके अंतर्गत लिखे गए और 15 अंक का आपका प्रतिवेदन रहेगा, है ना। तो ये बस इसमें अपडेट है, बाकी बहुत सारे इसमें जो 1000 शब्दों का निबंध है उसमें बहुत अपडेट हुआ है, देख पा रहे होगे आप, है ना। तो आप ये चीज देख लीजिए कि इसमें निबंध के टॉपिक बहुत अपडेट हुए हैं, इन पे आप जरूर तैयारी कर लीजिए, अदरवाइज अगर कोई हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम उनको जरूर सजेस्ट कर देंगे। तो मेरी ख्याल से एक विस्तृत डिस्कशन कर लिया गया है, और आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी, आप इस बार पूरा वीडियो देख लीजिए, और फिर भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, जो वीडियो आप जहां भी देख रहे हो, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, तो हम लोग फिर उस पर आपका जवाब दे देंगे। और इसके अलावा आप लोग, जो लोग पुराना हमारा कोर्स VSRM का चल रहा था उसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो हम लोग बहुत जल्दी तैयारी कर रहे हैं 24 के लिए, कि हम लोगों ने पार्ट ए और पार्ट बी में अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। तो पार्ट ए में आप देख रहे थे प्री प्लस मेंस का कंप्लीट हुआ था, पार्ट बी में पूरा मेंस था। अब ये 24 के लिए जाएंगे पार्ट सी, हम तीसरा वाला इसमें पार्ट लाएंगे, उसमें स्पेसिफिक केवल वही टॉपिक जुड़ेंगे जो 2023 से 24 को अलग करते हैं, है ना। तो उन टॉपिक्स के लिए नए बच्चे भी जुड़ सकते हैं, कुछ एक बहुत मिनिमम अमाउंट, जैसा कि अपना किफायती शिक्षा मिशन चलता है, तो एक बहुत मिनिमम अमाउंट में आप 24 के लिए एक्स्ट्रा पढ़ पाओगे। बाकी जो प्रीवियस है 80% तो आपने पढ़ ही लिया है, अब जो 20 या 25% का पार्ट है उसके लिए हम अलग से पूरा कवरेज देने की
बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे कि हम उसको कब उस बैच को जोड़ेंगे, है ना, इस वाले प्रोग्राम से, VSRM बैच से। बाकी चलिए सभी को बहुत शुभकामनाएं। नया सिलेबस है, निश्चित ही आज की डेट में पुराने और नए दोनों के लिए एक चैलेंजिंग रहेगा, और नए वालों के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि पुराना सिलेबस चूंकि पुराने अभ्यर्थियों को पूरा याद रहता था, तो अब थोड़ा सा मेहनत उन्हें भी करनी पड़ेगी, तो आप भी अब एक प्रकार से लीड ले सकते हैं। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपना सेशन एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है यह सेशन आपके आगे की प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। धन्यवाद।